उम्मीद है आप लोग सब एक बार फिर से ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि कोरोना काल है और काफ़ी मुश्किल है बाहर में, तो आई होप सो कि यू ऑल आर वेल। और जैसे कि हम लोग का आपको मालूम है कि लुसेंट का जो सेगमेंट हमारा चल रहा है, तो ये तीसरा क्लास आपका है लुसेंट का। 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो उसी संदर्भ में हम लोग चूँकि जो लास्ट क्लास आपका हुआ था वो हुआ था ऋग्वेद का। तो बिना समय को गंवाए हुए, जैसे कि मैंने आपको इसकी प्राथमिकता बताई थी कि लुसेंट की क्या प्राथमिकता है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, है ना। तो इसलिए सीधा चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो ऋग्वेद में जहाँ पर लास्ट टाइम में छोड़ा था, अभी हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 4 वर्ण के बारे में हमने बताया था। तो उसमें से एक थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनके सोर्स, है ना, ये क्या है कि ब्राह्मण, ये जो कहा जाता है कि जो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण जो मतलब के जो ब्राह्मण या क्षत्रिय जो भी आप ये वर्ण देख रहे हैं, इनका सोर्स ओरिजिन क्या था, ठीक है। तो सोर्स में हम देखेंगे कि जो ब्रह्मा के मुख से जो है बोला गया है कि जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, और ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, है ना। ब्रह्मा के जंघाओं से वैश्य निकले हैं, और ब्रह्मा के चरणों से शूद्र निकले हैं, है ना। तो हमारे समाज में, सोसाइटी में जो इनका जो क्रम है, इसी आधार पर रखा गया है, लोअर, अपर, है ना, देन ऊपर, है ना। हम जानते हैं कि सोसाइटी में जब आप पीछे पढ़ेंगे, अभी के वर्तमान में एक बात नहीं कर रहे, वैसे है अभी भी, मगर जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, पीछे में जाएंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि समाज में सबसे ऊपर के जो स्थान होगा उसमें ब्राह्मण का होगा, फिर सेकंड क्लास का क्षत्रिय, फिर वैश्य, और सबसे नीचे की क्लास में शूद्र होंगे, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि एक शब्द मिलता है ऋग्वेद में जिसका नाम है अधन्या। वैसे तो ऋग्वेद आप लुसेंट में देखेंगे तो केवल उसमें गाय लिखा हुआ है, लेकिन इसका पूरा जो शाब्दिक अर्थ होता है वो, इसका मतलब है कि ना मारे जाने वाली, है ना। इसका पूरा मतलब है ना मारे जाने वाली, है ना, जीव, है ना, ना मारे जाने वाली जीव, है ना, ये अर्थ होता है। लेकिन आप फिलहाल या तो गाय केवल आप इसको कंसिडर कर लीजिए, या तो फिर ये दोनों में से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कि वो डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलता है। एक बात। दूसरा बात हम देखेंगे कि जो ऋग्वेद है उनमें से कुछ भगवान हैं, जो वैसे तो कई भगवान के चूँकि ये पूरा ऋग्वेद जो है, पूरे ऋग्वेद में भगवान के बारे में ही बताया गया है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 प्रमुख भगवान जो है, एक इंद्र हैं और एक अग्नि हैं। तो भगवान इंद्र के बारे में 250 टाइम्स दिए गए हैं, और अग्नि के बारे में जो है सो यानी कि 200 ऋचाओं में, कितने 200 ऋचाओं में जो है सो अग्नि के बारे में, और 250 ऋचाओं में इंद्र के बारे में दिया गया है। उसी तरह से अब आगे चलेंगे तो ऋग्वेद में देखेंगे कि 2 प्रकार के विभाग है इसमें। जैसे आप अगर लुसेंट में केवल एक जगह पर देखे हैं कि उसमें बताया ऋग्वेद में सीधा हम मंडल पर बात करते हैं। जैसे पीछे में लिखाया था मैंने आपको कि 1028 मंडल थे उसमें, है ना। पीछे में अगर आप जाएंगे तो हमने बताया था कि 1028 मंडल हैं। लेकिन असल में मंडल के पहले हम ऐसे समझेंगे कि ऋग्वेद में के 2 भाग हैं। एक भाग को अष्टक्रम कहते हैं और दूसरे भाग को मंडल क्रम कहते हैं, ठीक है। अष्टक्रम का मतलब ये है कि ऋग्वेद को 8 भागों में बांटा गया है, और मंडल क्रम फिर बताया जाएगा कि उसको मंडल में भी बांटा गया है। 2 तरीके से किताब को डिवाइड किया गया है, इसका ये मतलब है। तो अष्टक्रम को, इसको हम लोग को उतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं है ना। हम सीधा चलते हैं मंडल क्रम में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1028 सूक्त हैं, लेकिन 1028 सूक्त का आपको पूरा मैथ समझना पड़ेगा, और वो ये है कि इसमें जो मूल सूक्त हैं वो 1017 है, ठीक है। मूल सूक्त कितना है, तो मूल सूक्त जो है वो आपके 1017 है। ये क्वेश्चन आपको किया जा चुका है, और फिर से आपको कभी भी क्वेश्चन, ये प्रश्न आपसे दोहराया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि मूल सूक्त, मूल का मतलब समझते हैं, मूल का मतलब फंडामेंटल, यानी कि डे 1 में, है ना। जैसे आप समझेंगे कि आपका मूल घर क्या है ना, मूल स्थान क्या है। तो भले आप गया में आकर के बस गए होंगे, लेकिन आपका हो सकता है गांव कहीं और होगा, टेकारी होगा, है ना, मानपुर होगा, वट एवर द प्लेस, कष्ठा है, परैया है, बेला है, चाकन है, लेकिन अब आप गया में रह रहे, तो मूल स्थान जो आपका है वो क्या होगा, वो गाँव है। तो इसी तरह से बोलेंगे मूल, तो मूल सूक्त कौन सा है, कितने हैं, तो 1017 थे, और इसमें 11 जो है बालखिल्य जोड़ा गया, तब जाकर के ये 1028 हुआ। तो अगर आपसे पूछेगा बताइए कि मूल सूक्त कितने हैं, तो 1028 मत टिक आउट कीजिएगा, आपको मूल सूक्त कितना बताएंगे, 1017। फिर पूछा जाएगा कि इसमें क्या ना, टोटल 10 सूक्त में कितने सूक्त जोड़े गए थे, तो वो है 11 सूक्त जोड़े गए थे, है ना। तो एक ही लाइन में आपको कई तरह के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ये तो पहला मूल पूछेगा, कुल पूछेगा, कितने जोड़े गए, 11 जोड़े गए। तो 3 प्रश्न आपको यहाँ पर से आपको साफ साफ नजर आ रहा है। उसके बाद देखेंगे कि समस्त सूक्त को क्या कहते हैं, है ना, ऋचा कहते हैं या उसको मंत्र कहते हैं, ठीक है।
तो इनकी टोटल समस्त सूक्त या ऋचाओं की या मंत्रों की कुल संख्या, अब यहाँ पर एक और नंबर है जिस जो है 10,552 नंबर है, यानी कि टोटल देखिए ऐसे आपको प्रश्न करेगा कि बताइएगा कि ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं या कुल कितने मंत्र हैं। तो ये फिगर आपको देगा नहीं, मैंने वैसे लिख दिया 10,552, आपको ऐसे देगा लगभग 10,500, 10,600, 10,700, 10,800, तो आपको लगभग 10,600 वाले पे टिक आउट करना है। वैसे अगर हो सकता है कि एग्जामिनेशन का जो ये आपका अगर मान लीजिए कि लेवल अगर बढ़ता है तो 10,552 देगा, मगर ये डिस्प्यूटेड नंबर है, थोड़ा सा इस पर सावधानी बरतेंगे। 10,552 पर आप ये वाला ठीक से लेकर के चलिए 10,600, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जैसे कि पीछे अगर आपको याद होगा कि मैंने एक वेद व्यास और विश्वामित्र का नाम लिया था, है ना, यानी कि ऋग्वेद के जो रचने में या उनका जो कंट्रीब्यूशन है, दो पुरुष का मैंने नाम लिया था, एक विश्वामित्र का और एक आपका लिया था मैंने नाम जा करके ये वेद व्यास, है ना। उसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या ऋग्वेद के रचना में स्त्री भी थी क्या, तो बोलेंगे कि हाँ स्त्री भी थी, और उन स्त्रियों का नाम आपको क्या देना है। एक स्त्री है आपकी मतलब उन स्त्रियों का नाम आपको पूछेगा तो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और विश्ववरा, है ना। तो चारों में से कोई भी ऑप्शन दे दे। वैसे आपको बेसिकली आपको देगा या तो लोपामुद्रा आपको दे सकता है ना, या तो आपको घोषामित्र देगा, ठीक, घोषा देगा। चूंकि इन चारों महिलाओं में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लोपामुद्रा ही आपको दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी विश्ववरा, अपाला में भी, है ना, लेकिन आप चारों याद रखेंगे। वैसे और भी 2-3 स्त्रियाँ, लेकिन उतना आपको जानने की जरूरत नहीं, चूँकि आपको क्या है कि जीके की पढ़ाई करना है, आपको जीएस या अंदर डेप्थ में एकेडमिक पढ़ाई नहीं करना है ना। तो आपको क्या करना है कि आप बताएंगे कि हाँ ऋग्वेद में जो है महिला स्त्रियों का भी जो था कि कंट्रीब्यूशन उसके रचना में था, और उन स्त्रियों का नाम क्या क्या है, तो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और विश्ववरा, है ना। मेल और फीमेल दोनों आपके पास जानकारी मिल गया। उसी आधार पर देखेंगे कि इसका एक और क्वेश्चन आपको किया जाता है कि बताइए कि जो टोटल आपने 10 मंडल पढ़ा, इन 10 मंडलों में नया कौन सा मंडल है और पुराना कौन सा मंडल है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो दूसरा और 7वां मंडल जो था वो सर्वाधिक प्राचीन मंडल था, ठीक है। फिर से देखिएगा 10 मंडलों में, है ना, 10 मंडल में जो दूसरा मंडल और 10वां मंडल, है ना, दूसरा और 10वां मंडल जो था वो क्या था, सर्वाधिक ओल्ड, क्या बोलेंगे, द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट कौन था, दूसरा, सॉरी 10वां नहीं बल्कि 10 मंडलों में दूसरा और 7वां जो मंडल था वो सबसे पुराना था, ठीक है। उसी आधार पर देखेंगे कि ये हो गया क्या, सर्वाधिक प्राचीन। फिर से बोलेगा, है ना, इसको पॉज करके ठीक समझिएगा कि दूसरा और 7वां जो है वो सर्वाधिक प्राचीन था। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करवाएगा, आपको लगेगा कि नहीं तो सबसे प्राचीन तो पहला होना चाहिए, लेकिन वट एवर द रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। आप जो सोचेंगे वैसा नहीं होगा, है ना, आपके दिमाग के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि होगा क्या कि जो आपको जो एग्जामिनेशन में आप गेस कर करके, है ना, टिक आउट नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको क्या करना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन लेना होगा, है ना। और इन्फॉर्मेशन यही है कि दूसरा और 7वां मंडल क्या था, सर्वाधिक प्राचीन था, जबकि पहला और 10वां जो था वो नवीन, या आपको ऐसे करें, नवीन का मतलब होता है नया, न्यू। पूछेगा कि बताइए कि कौन से मंडल जो थे वो सबसे नए थे, तो 10वां और पहला था, ठीक है। अब इसमें यह समझना, क्वेश्चन को बदला जा सकता है और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनमें सबसे बाद में कौन से मंडल जोड़े गए थे, दूसरा, 7वां, पहला, 10वां। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे बाद में जोड़ा जाएगा वही ना नया होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो क्या पता चला कि पहला और 10वां नवीन, नया, न्यू, या आपका लास्ट, है ना, लास्ट, न्यू, ये 2 वर्ड आपको याद रखिए। लास्ट में जोड़ा गया था कौन, पहला, और 10वां मंडल को लास्ट में जोड़ा गया था, ठीक है। उसी अब आगे चलेंगे कि आपको जनरली ऐसे भी सवाल, ऐसा भी प्रश्न किया जाता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि इंद्र का जो है ना, भगवान इंद्र का जो जिक्र है, जो ऋचाओं में जो रचना की गई 250 बार और अग्नि का 200 बार। उसी तरह से नदी के बारे में आपसे पूछेगा, बताइए कि गंगा का कितने बार प्रयोग किया गया है, तो गंगा का जो ऋचाओं में जो प्रयोग किया हुआ 1 बार प्रयोग किया गया है। उसी तरह से यमुना नदी का जो है प्रयोग, जो है ऋग्वेद में जो ऋचाओं में किया गया है वो 3 बार किया गया है ना। तो याद रखिएगा, आपका फिर वही बात है, दिमाग कहेगा इंटेलिजेंसी। तो बार बार इस पर मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ अक्सर मैं दोहराता हूँ कि आपकी खूबसूरती ही आपकी बर्बादी का कारण होगा, ठीक है। कि चूँकि आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, सबसे ज़्यादा बार गंगा तभी तो पवित्र है, गंगा का बहुत बार नाम लिया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। गंगा का जो है नाम 1 बार लिया गया है, जबकि उल्टा यमुना का जो है वो 3 बार नाम लिया गया है ना ऋग्वेद में। तो इसको थोड़ा सा आसानी से देखेंगे।
देखिए वैसे तो मुझे शुरू में बता देना चाहिए था कि ऋग्वेद का रचना किस काल में हुआ था, लेकिन चलिए अभी मैं बता देता हूँ कि इसकी जो तिथि है, रचना की जो तिथि है ऋग्वेद की, वो समय है 1500 BC से लेकर के 1000 BC, है ना। क्या बता रहे हैं कि इसकी जो तिथि है रचना की वह है 1500 BC से लेकर, यानी कि ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो है सो 500 साल के दौरान जो है सो बताया गया है कि ऋग्वेद की रचना का काल है। ठीक है। और अगर क्षेत्र पूछेगा कि बताइए कि एक एरिया होगा ना कि दक्षिण भारत में लिखा गया था, पहाड़ पर लिखा गया था, कि समुद्र में लिखा गया था, कि मैदान में लिखा गया था, बिहार में लिखा गया था, कहाँ लिखा गया था इसको, तो बोलेंगे कि इसकी जो रचना हुई थी वो हुई थी सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी, है ना। कौन से एरिया ये क्षेत्र में हुई थी, तो सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना हुई थी, है ना। अब सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा देश है, तो सप्त सैंधव प्रदेश वर्तमान में आप देखिए सप्त का मतलब होता है 7, है ना, और सैंधव का मतलब हो गया सिंधु नदी, है ना। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी प्लस और जो अन्य नदियाँ, जैसे कि 5 नदी तो अभी आप जानते ही हैं, है ना, जो सिंधु नदी के पास सतलज है, रावी है ना, आप जो वो नदियाँ जानते हैं, झेलम है, तो उसी तरह से जो है सो वहाँ पर सप्त, उस एरिया को सप्त सैंधव प्रदेश बोला करते थे, है ना, 7 नदियों का क्षेत्र हुआ करता था। तो वहीं पर आज के वर्तमान में आप पंजाब का एरिया वगैरह, है ना, समझ सकते हैं। तो उसी एरिया में क्या हुआ था कि सप्त सैंधव प्रदेश उसको कहते थे, और उसी क्षेत्र में क्या हुआ था कि ऋग्वेद की रचना हुई थी। बहुत क्लियर है। पूछेगा स्थान, पूछेगा कि ऋग्वेद का जो रचना हुआ था किस स्थान पर हुआ था, तो वह स्थान जो है सो सप्त सैंधव प्रदेश होगा। ठीक है। आगे देखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो पुस्तक है वो ईरानी पुस्तक जिंद अवेस्ता, याद रखिएगा कि ईरानी पुस्तक जो है उसका नाम है जिंद अवेस्ता, है ना। तो इसकी सिमिलरिटी जो है, क्या बोल रहे हैं, समानता जो मिलती है, सिमिलरिटी, है ना, लॉट्स ऑफ थिंग डज मैच, है ना। जैसे मान लिया कि राजनीतिक क्या मैच करेगा, इतिहास मैच करेगा, राजनीति मैच करेगा, आर्थिक स्थिति मैच करेगा। तो ऐसा बताया जाता है कि जो ईरानी पुस्तक है, याद रखिएगा जिंद, या नहीं याद होता तो ऐसे जिंदा याद रखेंगे, जिंदा से आप क्या रखेंगे, जिंद अवेस्ता। क्योंकि देखिए वहाँ पर बहुत याद तो नहीं, अगर मान लिया याद नहीं भी होता तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपके दिमाग में कम से कम स्ट्राइक कर जाएगा जिंदा, है ना, जिंदा, यानी कि ईरान में लोग जिंदा हैं, ऐसे करके याद करिएगा। ईरानी पुस्तक के जिंद अवेस्ता से समानता, पूछेगा कि ऋग्वेद इनमें से कौन सी पुस्तक से सिमिलरिटी रखता है, समानता रखता है। क्रिश्चियन की बुक से, बाइबल से बोल देगा, कुरान से बोल देगा, है ना, जिंद अवेस्ता ऑप्शन देगा, तो आपको जिंद अवेस्ता के साथ क्या करना है कि इसको टिक आउट करना है। वट एवर द बुक्स, है ना, आपको उससे मतलब नहीं है, मतलब आपको किससे होना चाहिए, जिंद अवेस्ता से इसके सिमिलरिटी को आपको बताना है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि ऋग्वेद से हमें क्या प्राप्त होता है, किस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो आप ये बताएंगे कि इससे जो हमें जो है राजनीतिक और ऐतिहासिक कैसी जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो हमें इससे राजनीतिक एवं ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है ना। तो याद रखिएगा कि ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि क्या प्राप्त होता है ना, हमें क्या प्राप्त होता है, तो इससे हमें राजनीतिक स्थिति, भारत की उस समय की राजनीतिक स्थिति और क्या नाम है कि ऐतिहासिक स्थिति हमें पता चलता है। राजनीतिक और ऐतिहासिक मतलब ये होगा कि हम लोग समझेंगे कि उस वक्त भरत कबीला हुआ करता था, वहाँ पर 10 कबीला हुआ करते थे, 5-5 कबीलों के बीच में युद्ध हुआ था, है ना, ये सारा राजनीतिक स्थिति है। बाद में अगर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है। तो याद रहेगा कि क्या हमें पता चलता है, तो और ये समझिए कि ऋग्वेद में ही ये हम क्यों बता रहे हैं, चूँकि सामवेद या यजुर्वेद, ये सामवेद और क्या नाम है कि यजुर्वेद में हमें जो है सो राजनीतिक ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा जो एक्सेप्शंस होते हैं वही क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर हम क्या बात करें कि जो ऋग्वेद है उससे हमें क्या पता चलता है, तो राजनीतिक और ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी। आज आपका तीसरा क्लास में मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। कल फिर से आपके की वीडियो बनेगा और फिर आगे की जो है सो जो जानकारी होगी इस क्षेत्र का लुसेंट के एरिया से। मैंने थोड़ा सा इसमें लुसेंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया, चूँकि देखिए लुसेंट तो सबको पढ़ रहा है ना, तो लुसेंट सबको पढ़ेगा तो नंबर कौन उठाएगा। जाहिर सी बात है कि जब तक के आप 2-4 पॉइंट, है ना, जब तक के आप देखिए लुसेंट हर कोई पढ़ रहा है, 90% स्टूडेंट अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं तो नंबर किनका उठेगा। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आप जो डिफरेंट रहेंगे तभी तो आपको नंबर मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा लुसेंट से एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसको आप कंट्रोल करेंगे। आई होप सो कि एक बार इसको, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, है ना। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। वीडियो को 1-2 बार 3 बार सुन लेंगे तो इससे आपको पूरा क्या होगा कि सारी स्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो इसी के साथ आज का सभा समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। कल फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।